आना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस तरह से हम लोग 2500 महिलाएं अलग अलग से गांव में अलग अलग जगह पर 165 स्वयं सहायता समूह में संगठित है। तो इस तरह से हमारे संगठन में समस्त महिलाएं हैं, सब लोग संगठित होकर इसको चलाते हैं। महिलाएं ही इसका सारा कार्य करते हैं, जैसे आपका गुणवत्ता की जांच करना, प्रोडक्शन करना, और इस तरह से हम लोग सब लोग संगठित होकर करते हैं। और हमारा जो कार्य है वो हमारा 5 वर्टिकल में कार्य होता है। सबसे पहले बुनाई हमारा एक वर्टिकल है, सबसे बड़ा वर्टिकल, और उसके बाद हिमखाद्य एक वर्टिकल है, और प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम कुमाऊनी नाम से बेचते हैं, और हनी एक वर्टिकल है, और हैंडलूम है। तो इस तरह से 5 वर्टिकल में हम लोग 3 ब्रांड से बेचते हैं, क्योंकि हमारा जो संगठन है धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है। और जैसे सबसे पहले हमने बुनाई शुरू करी तो हमने उसको उमंग नाम दिया। उमंग हमारा एक छोटा सा स्वयं सहायता समूह था, जिसने 2-3 साल बाद एक समिति का रूप लिया। 2001 में हम लोग समिति बने, समिति के रूप में हम लोगों ने पंजीकरण कराया। फिर 2008 में हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी बने, तो अभी हमारी प्रोड्यूसर कंपनी को 15 साल हो गए हैं। तो हमारा जो संगठन है, संगठन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि पहाड़ों में बहुत छोटी जगह है, छोटी जमीन है, यहाँ पर आजीविका के कोई साधन नहीं है, और खेती में भी जंगली जानवरों का बहुत नुकसान है, जिसकी वजह से लोगों की आजीविका नहीं चल पाती है। तो इस तरह से 1992 में यहाँ पर रानीखेत में एक छोटा सा गांव है कालिका करके, वहां पर 2 लोग आए जिन्होंने एक संस्था का पंजीकरण कराया, जिनका नाम कल्याण पॉल और अनीता पॉल जी है। तो उन लोगों ने एक संस्था का पंजीकरण कराया, जिस संस्था का नाम पान हिमालयन ग्रास रूट डेवलपमेंट है। तो इस संस्था के माध्यम से गांव में जाकर के उन लोगों ने पीने के पानी के बारे में बहुत समस्या थी, उसकी चर्चाएं की, और लोगों को संगठित होकर एक मैनुअली जो एक हैंडपंप है, हैंडपंप बनाने की कोशिश करी, जिसमें बहुत साफ सुथरा पानी आए, लोग उस पानी को पिए और स्वस्थ रहे। और लोगों को जो पानी की अड़चने आती हैं, दूर दूर दराज गांव में जाकर के ढूंढना पड़ता है, वो आसपास में जो उनके सूखे नौले हैं उसके आसपास ही वो बन जाए। और उसके लिए एक टेक्नोलॉजी के लिए वो लोग डॉक्टर टीमरीज कहीं बाहर से अमेरिका से उनको लेकर आए, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर किया और लोगों को समझाया। यहाँ का एक संगठन बनाया बैरफुट इंजीनियर्स का, तो उसका नाम कहते हैं कारीगर संगठन। तो उसके माध्यम से ग्रास रूट के दिशा निर्देशन में इस तरह से इस पानी के समस्या को दूर करने की बातचीत की गई और वो हल किया गया, जो कि आज ग्रास रूट ने लगभग 1500 हैंडपंप विभिन्न गांव में लगाए हैं, कुमाऊं और गढ़वाल में, जिससे लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं। उसी दौरान जब वो लोग गांव में जा रहे थे, तो यहाँ पर जो मैंने बताया आप लोगों को रोजगार की बहुत समस्या है, उस समस्या को देखते हुए उन लोगों के ध्यान में एक चीज आई। उन्होंने सोचा कि पहाड़ में अगर हम रोजगार के लिए कुछ करें, और यहाँ की जो महिलाएं रोज संघर्ष कर रही है रोजगार के लिए, इनको किसी तरह का भी हम रोजगार दें और संगठित करें, तो आगे को इनका जीवन आराम से व्यतीत हो सकता है। तो उस तरह से 1993 में उन्होंने 3 महिलाओं से एक तरह से उमंग की शुरुआत की, और एक माइक्रो टाइल मशीन उन्होंने स्थापित की। तो उससे 3 महिलाएं जो थी, एक महिला के बच्चे 3 बच्चे थे, हस्बैंड नहीं थे, उन्होंने 20,000 का कर्जा था सिर पे, बीमारी से वो मर चुके थे। और 2 और महिलाएं थी, महिलाएं एकल थी, केवल अपनी सास को देखती थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, और एक और महिला थी। 3 महिलाओं ने इस माइक्रो टाइल की शुरुआत की, और इसकी ट्रेनिंग दी गई उन महिलाओं को, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से इस मशीन को चलाया, लगभग 20 साल चलाया, और अपने बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे से किया। और उसके बाद जो भी उस टाइल मशीन से बिजनेस होता था और टाइलें बनती थी, टाइलें बिकती थी, उसका जो भी मुनाफा होता था तो उन महिलाओं के लिए ही वो जाता था। और जाड़ों में जब पहाड़ों में बहुत ठंड हो जाती थी, जो भी उसका प्रॉफिट होता था, तो वो अगर 3 महीने की छुट्टियां करेंगे तो उन्हें हमेशा वेतन मिलता था। तो काफी संघर्ष था इस तरह का, कि टाइल बनाना तो उतना संघर्ष नहीं था, महिलाएं बना लेती थी, लेकिन उनको सेल करना बहुत संघर्षमय था। फिर अनीता मैम और कल्याण सर ने अलग अलग गांव में जाकर के वो लोग सैनिटेशन का भी काम करते थे, कि उस समय शौचालय का, आज से अगर 30 साल पहले देखें तो शौचालय का प्रचलन बहुत कम था।
तो उन्होंने शौचालय बनाने गाँव में शुरू करे, छोटे-छोटे परियोजना के द्वारा। फिर उस शौचालयों की सीट में उन्होंने उन टाइलों को डालना शुरू किया, फिर उस तरह से उसकी मार्केटिंग की। फिर धीरे-धीरे 3 महिलाओं से तो दुनिया सिमट के नहीं रह गई थी, फिर उन्होंने थोड़ा सिलाई का भी काम किया, सिलाई सिखाना महिलाओं को और उसको उससे उस समय कुमाऊँ के लिए सप्लाई चेन बहुत कम थी, क्योंकि प्लेन्स में उसका सामान बनता था, तो यहाँ पर तक सप्लाई चेन कम थी, तो यहाँ पर एक उन्होंने मार्केट जनरेट किया, जैसे महिलाएँ पेटीकोट पहनती है, ब्लाउज पहनती है, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म बनाना शुरू किया और आपका स्कूल के बैग्स बनाना शुरू किया। तो इस तरह से उन्होंने इसको आरंभ किया एक तरह से माइक्रो एंटरप्राइज़ करके महिलाओं का। तो करते-करते महिलाएँ इस चीज़ को करने लगी। करने के बाद इसमें एक अच्छा प्रयास दिखा, तब फिर हम लोग मैं इस संगठन से 1996 में जुड़ी। स्वजल परियोजना के द्वारा मैं जुड़ी, मैं और मेरी साथी। तब हम लोगों ने भी इसको देखा आगे को, स्वजल परियोजना में भी काफ़ी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, आयवर्धन कार्यक्रम के लिए प्रोग्राम थे। तो उसके तहत फिर हमने एक छोटा-सा बुनाई का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें अभी हमारा काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है और करते-करते इसी तरह से फिर हम लोगों ने उसी के साथ-साथ में यहाँ पर आम बहुत मात्रा में होता था, तो उसका कुछ किया नहीं जा रहा था। तो आम का अचार बनाना शुरू किया, तो इस तरह से प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हमारी 125 किलो आम के अचार से हुई, जो कि अभी हमारा 15 टन के लगभग हमारा प्रोसेसिंग होता है, जिसमें उस समय हमने केवल एक आम अचार से शुरू किया। तो अभी उमंग उसको लगभग 20 आइटम हम लोग प्रोसेस करते हैं, जिसमें हमारी चटनीज़ हैं, जेम्स हैं और जेली हैं, अचार है, मामलेट है, इस तरह से 5 चीज़ें हम लोग बनाते हैं अलग-अलग तरह से। और फिर यहाँ के जो फार्मर्स का था, वो सामान बेचने में उनको बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मिडलमैन जो था वो आता था और अपनी मनमानी दामों में ले जाता था, कभी-कभी वेट भी नहीं करता था कि बस चलो ये इतना है तुम्हारा, इसका इतना रुपया होगा, अपने मन से तय कर लेता था। तो महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं था, महिलाएँ बहुत दूर-दराज क्षेत्र से एक छोटी-सी बाज़ार में आते थे, जैसे सुबह 4 बजे उठ कर के वो लोग चिराग लेकर के रोड में आते थे बेचने के लिए और उसके बावजूद उन्हें कोई अच्छा दाम नहीं मिलता था। तो इस तरह से एक प्रयास किया कि हाँ, इन लोगों का फल बिके और इनकी ज़िंदगी थोड़ी सरल बने और सामान का अच्छा दाम मिले। तो इस तरह से हमारी प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई और करते-करते ये इसका बहुत फिर जो महिलाएँ बनाने वाली थी, वो भी लोकल की ही महिलाएँ थी। तो ये प्रयास बहुत अच्छे रहे, लोगों को बहुत पसंद आया ये सामान, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये बहुत सफाई से बनाया जाता है और यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बहुत पसंद आया, तो इसलिए फिर इसके लिए पूरी कागजी कार्रवाई की गई। एक संस्था का पंजीकरण करा गया 2001 में, जो कि समिति के रूप में था। तो हम लोग अपना व्यवसाय चलाने लग गए, लोकल की 11 महिलाएँ मिलकर के पंजीकरण करा के, बाकी अन्य महिलाओं को कार्यक्रमों से जोड़ करके धीरे-धीरे। और ये सब तब हो पाया क्योंकि ये पैन हिमालयन ग्रासरूट डेवलपमेंट ने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सोचा कि यहाँ की लोकल महिलाओं को इस तरह का मौका दिया जाए, इनके अंदर एक स्किल डाला जाए, एक क्षमता वृद्धि की जाए, तो ये संगठन आगे को चलेगा। और जो हम लोगों का एक समस्या है, यहाँ पर रोजगार की समस्या है, महिलाओं की एम्पावरमेंट की समस्या है, स्किल की समस्या है, वो फिर ग्रासरूट में आगे वो करते गए। तो उसी दौरान हम लोग इस प्रयास को करते रहे, एक कड़ी में कड़ी जुड़ती गई और सभी लोगों को रोजगार की ज़रूरत थी, तो फिर जुड़े रहे। उसमें मैं भी थी, मैं भी जब जुड़ी इससे 18 साल 4 महीने की थी, ग्रासरूट संगठन से जुड़ी। तो फिर वहीं पर ग्रासरूट को लगा कि आगे के लिए शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं काम भी करती रही संगठन में और फिर मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। मैं उस समय 12th पास करके आई थी, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर किया, फिर संगठन को लगा कि मैं रुचि ले रही हूँ और मैं अच्छे से इस संगठन को आगे ले जा सकती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस मैनेजमेंट कराया, तो बिजनेस मैनेजमेंट भी किया, फिर सोशल वर्क करने के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी किया। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती गई और फिर हम भी आगे को जुड़ते गए। यहाँ पर एक्चुअली जो भी चीज़ें हुई है समस्या के ज़रूरत के अकॉर्डिंग हुई है। तो रोजगार तो शुरू हो गया, रोजगार तो हम लोग करने लगे और उसके लिए सारी कार्रवाई भी हो गई।
और फिर उसके बाद हमें जो महिलाओं को एक फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, आज बच्चा बीमार है, कल बेटी की शादी करनी है, परसों मकान लगाना है, इस तरह से उन चीज़ों में समस्या आने लगी। तो फिर से ग्रास रूट एक प्रयास करते हुए हम लोग को ट्रेनिंग के लिए राजस्थान भेजा, वहाँ पर हमने स्वयं सहायता समूह बनाना सीखा। उसमें सेविंग कैसे होती है, उसका हिसाब-किताब कैसे रखा जाता है, इस तरह से हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का मतलब हमने उसका गठन किया और गठन हमने इस तरह से किया कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि हमें कोई बजट मिल रहा है, हम हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में स्वयं सहायता समूह का गठन कर रहे हैं, नहीं। हम लोगों ने जहाँ पर ज़रूरत है, जो महिलाएँ रिक्वायर कर रही हैं, उनका स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और फिर उनको पूरी तरह से उन्हीं के द्वारा उसके बायलॉज बनाए ताकि वो समूह को अच्छे से चला पाए और आगे को जो भी समस्याएँ उनकी है, उनको सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने उस समय आपका 99 में हमने स्वयं सहायता समूह बनाना शुरू किया और जो कि हमारा जो पहला समूह बना है, वो आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत मजबूत है, उसमें 20 महिलाएँ हैं। उस समय उन लोगों ने ₹10 से शुरुआत की थी, अभी वो ₹300 महीने के जमा करते हैं। क्योंकि पहले लोगों में एक विश्वास नहीं था कि ये पैसे का क्या होगा, हम इस पैसे का क्या करेंगे, क्या हम इसका हिसाब-किताब रख पाएँगे, नहीं रख पाएँगे। बहुत बड़ा एक सवाल था अपने आप में। तो उस तरह से हम लोगों ने उसको अच्छे से मेंटेनेंस के लिए उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण दिया, तो वो बहुत अच्छा चला। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके कभी 7 किसी साल में 7 स्वयं सहायता समूह बने, कभी 15 स्वयं सहायता समूह बने, कभी 20 बने, इस तरह से बनते-बनते हमारे लगभग 165 स्वयं सहायता समूह हैं अभी, जो कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं और जिसमें ज़िंदगी के सारे मुद्दों पे विचार-विमर्श किया जाता है और उन समस्याओं का हल किया जाता है। जैसे गाँव का फॉरेस्ट स्वयं सहायता समूह खुद से बनाते हैं, खुद से बचाते हैं, आग लगती है, आग के दोहन से। फिर बरसात में वो लोग एक प्लानिंग करते हैं, हम क्या-क्या पेड़ लगाएँगे, हम कहाँ-कहाँ गड्ढे खोदेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे और कौन-सी महिला का कितना जवाबदेही रहेगा, वो कितने घंटे अपने आप में जंगल के लिए दे सकती हैं। इस तरह से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग पंचायत में या उनकी अपनी जो बंजर भूमि है, उसमें पेड़ लगाने का काम करते हैं। तो अभी तक का हम लोगों ने 15 लाख पौधों का रोपण किया है, जो कि विशाल वृक्ष बन चुके हैं पिछले 30 सालों में और उसी के साथ-साथ हम लोगों ने फलदार पौधे भी लगाए, तो उसमें हमने लगभग 5 लाख फलदार पौधे लगाए हैं, उसमें हर तरह की प्रजाति है। जो प्रजाति यहाँ पर पैदावार नहीं हो सकती, जैसे कीवी एक प्रजाति है, तो कीवी हम लोगों ने 2007 में लगाई, तो अभी हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन इस कीवी का है, कम से कम 50 टन के लगभग कीवी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसको एक तो बेचते हैं और बेचने के साथ-साथ हम लोग उसका जैम बनाते हैं, फ्लेक्स बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए और रक्तचाप के लिए कि आपका ब्लड प्रेशर संतुलित रहे और सारी बीमारियों को संघर्ष करने के लिए कीवी एक बहुत अच्छा फल है। तो इसका हम मेरा कहने का मतलब है आपका खुमानी, प्लम और जो भी अनार, अमरूद ये सब प्रजातियों के साथ हमने वो प्रजातियाँ भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई जो प्रजातियाँ यहाँ पर नहीं होती थी और वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लोगों को बहुत अच्छी इनकम होती है उससे, जैसे ₹200 किलो तक भी 1 केजी का मिल जाता है। और इसी के साथ हमने एक गोपेसर अनुसंधान जड़ी-बूटी से हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चाय, हर्बल चाय जिसका नाम है कैमोमाइल चाय, उसको हम लोगों ने परिचित कराया। पहले थोड़ी-सी मात्रा में हम बीज लाए, फिर उसको थोड़ा मल्टीप्लाई किया। बीज मल्टीप्लाई करते-करते हम लोग उसको 4 कुंटल 400 किलो तक भी हम लोगों ने उसको उगाया है। तो वो चाय भी हम लोग बेचते हैं। तो इस तरह से एक प्रयास हुआ है कि हम लोग कैसे अपने पैरों में खड़े रहें और कैसे हम अपनी संघर्ष को दूर करें। तो अभी हमारा बहुत ही एक संघर्ष है कि जंगली जानवर हमारे वहाँ पर बहुत हो गए हैं। हम खेती जो भी करते हैं, वो खेती में बहुत नुकसान कर देते हैं और हम लोग बारहनाजा पे भी काम करते हैं। जैसे हमारे पारंपरिक अनाज है, जैसे चौलाई है, मडवा है, धान है, गेहूँ है, ये सब चीज़ों का हम करते हैं, तो उसमें हमारे बहुत संघर्ष ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग सरकार के साथ भी मिलकर के बहुत सारी योजनाएँ बनाते हैं। जैसे आपका आपका सरकार हमें जैसे बीज देना और हमारी जो फसलें हैं उनको खरीदना, अगर अधिक अधिक मात्रा में सरप्लस हमारे पास है, उमंग के ब्रांड से अतिरिक्त बेचने के लिए हमारे पास है और अलग-अलग कार्यक्रमों में भी हमको जोड़ते हैं। जैसे उमंग का वार्षिक मीटिंग होता है साल में 1 बार सितंबर में, तो उसमें भी सरकार के लोग भाग लेते हैं, चाहे एसडीएम हैं,
आपका डीएम है, मुख्य कृषि अधिकारी हैं, इस तरह से उनको भी लगता है कि एक लोकल संगठन इस तरह से काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इस तरह से वो लोग भी हमें सहयोग देते हैं। तो हम लोग जो पैसा जमा करते हैं, वो पैसे से हम लोग इंटरलोनिंग भी करते हैं। इंटरलोनिंग का मतलब है कि हम लोग जैसे किसी को ज़रूरत पड़ी, किसी के बच्चे की शादी है, तो सब लोगों ने अपने नियम बनाए हुए हैं, समूह के लोगों ने, हम इंटरलोनिंग करते हैं। और हमारे संगठन की मुख्य बात ये है कि हम कहीं से कोई ग्रांट नहीं लेते हैं, हम कोई लोन नहीं लेते हैं सरकार से या बैंक से। हम हमारा जो अपना सेविंग है, उस सेविंग से हम लोग इंटरलोनिंग करते हैं और उसका जो भी इंटरेस्ट आता है, वो स्वयं सहायता समूह में जमा होता है और एंड ऑफ द ईयर उमंग उसका ऑडिट करता है और जो भी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन होती है, जो भी ब्याज आता है, चाहे वो ब्याज बैंक से आए, चाहे वो ब्याज सदस्यों से आए, उसका पूरा जोड़ करके वो एक उसको जितने महिलाएं हैं उससे एक हिस्सा अलग ज्यादा करके, मीन्स 15 महिलाएं हैं तो 16 हिस्से करेंगे, क्योंकि कोषाध्यक्ष का एक हिस्सा होता है जो कि रजिस्टर मेंटेन करने का काम करता है और आपका पासबुक मेंटेन करने का काम करता है और समूह की तरफ से मीटिंग में भाग लेता है। तो अगर हमारा 23,000 रुपया ब्याज हुआ है एक समूह का 1 साल का, तो अगर 20 महिलाएं हैं तो 21 हिस्से हो जाएंगे। तो एक जो हिस्सा होगा, चाहे वो हिस्सा 120 रुपया बने, चाहे वो हिस्सा 1,500 रुपया बने, तो कोषाध्यक्ष को जाएगा। और ये नियम जो है महिलाओं द्वारा ही निकाला गया। महिलाओं को लगा कि एक बहन हमारा थोड़ा अतिरिक्त काम करती है, तो उसको वो पैसा मिलना चाहिए। इस तरह से हमारा जो उमंग है वो पूरी तरह से 3 ई पे चलता है, इक्वलिटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी। तो ये तीनों नियम के साथ साथ आपका फेयर ट्रेड भी फॉलो करता है। उमंग जो है फेयर ट्रेड इंडिया फोरम का सदस्य है और वो फेयर प्राइस में खरीदता है, फेयर प्राइस में उसको बेचता है और अपना एक अच्छा वातावरण के साथ में इस कार्य को करता है। इसलिए हमारे पास ये प्रमाण पत्र है और हम लोग अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा मीन्स हम लोग लोगों के लिए सही काम करते हैं, मीन्स जो हमारा संगठन है अपनी बहनों के लिए। तो इस तरह से हर जगह पे हम लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं कि उमंग इतना अच्छा काम करता है। उमंग का अपना एफयू लाइसेंस है, अपना जीएसटी है, अपना पेन है और महिलाओं के संघर्ष के लिए और महिलाओं के हिंसा के लिए आवाज उठाता है, जंगल के लिए आवाज उठाता है। मतलब जहां पर भी कोई संघर्ष हो तो उमंग जाके खड़ा रहता है। और इस तरह से उमंग अपने राज्य में तो जुड़ा ही हुआ है सारे नेटवर्क से और राज्य के बाहर भी नेशनल टीम में भी जुड़ा रहता है। और यहाँ तक कि उमंग को यूएन वीमेन ने अप्रिशिएट करके एक बहुत अच्छा आदर दिया है कि उमंग इस तरह का काम करने में सफल है, तो अन्य लोग भी उमंग से जाकर के सीखे और लोगों को सिखाए ताकि लोग अपनी आजीविका को आगे को सरलता से बढ़ाए। तो इस तरह से कोविड में हमको बहुत समस्या हुई, जैसे कि कोविड में हमारा व्यवसाय को आगे चलने के लिए थोड़ा संघर्ष हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जब समस्या आती है तो समाधान भी साथ लेकर आती है, बस हमें प्रयास करने की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमने प्रयास किया कि हम लोग आगे इस चीज को, इस मुहिम को लेकर के जाएं। हम सब लोगों ने मिल करके संगठित होकर के काम किया। हम लोगों ने साथ आसपास के जाकर के एसडीएम से मिले, जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में उसके साथ काम किया और उन्होंने हमें स्वीकृति दी। तो हमारे जिस तरह से हर साल उत्पाद बनते थे, एप्रिकॉट जैम बनता था, एप्रिकॉट चटनी बनती थी, अन्य जो हमारे उत्पाद बनते थे, उनको बनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में स्वीकृति दी। तो हमारा काम निरंतर चलता रहा और गांव से जो महिलाएं सब्जी बेचने के लिए शहरों तक जाती थी और उनको गाड़ी में जाने में परेशानी हो रही थी, रोकथाम हो रही थी, उसके लिए भी हम लोग शासन प्रशासन से मिल करके एक अथॉरिटी लेटर बना करके एक एरिया से एक महिला एक गाड़ी में बैठ के जाती थी और वही महिला 12 महिलाओं की सब्जी लेकर जाती थी और बाजार में वो लोग बेच के आते थे। तो इस तरह से बहुत सरलता से हम लोगों ने काम किया और हमें कोई समस्या नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ कि बाजार विपणन के लिए हमें थोड़ा समस्या होने लगी। समस्या इसलिए होने लगी क्योंकि सब बंद था और हम लोग कोई कस्टमर हमारे शोरूम में आ नहीं सकता था और अन्य दुकानें भी बंद थी। तो इस तरह से फिर हमने उसी दौरान अपना उमंग का वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू किया और उस मार्केटिंग के दौरान हमें बहुत अच्छा सफलता मिली। लोगों के द्वारा हमने सामान को
अलग अलग शहरों में पहुंचाया। आपका चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, हर शहर में हमने अपनी सप्लाई दी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए कि इस तरह से महिलाएं एक अच्छा जैविक उत्पाद बेच रही हैं और शुद्ध खाना हमें मिल रहा है और महिलाओं की इनकम भी हो रही है। इस तरह से हमने बहुत अच्छी मार्केटिंग की। फिर उसके बाद हमने जो आसपास के लोकल के लोग हमारे थे, जो वहाँ पर रानीखेत में बहुत सारे रिसोर्ट बने हुए हैं, एक बहुत बड़ी रेंज है हमारा चौबटिया से लेकर के द्वारसू तक। तो ये लोग रोज हमारे उमंग में आकर के सामान खरीदते थे शोरूम में। तो उस समय में हम लोगों ने इनको मिल करके, फोन करके, इस तरह से संपर्क कर करके डोर टू डोर होम डिलीवरी दी। तो ये भी बहुत अच्छे ऑर्डर हमें मिले। सोचिए, कोविड के दौरान हमने 1.5 लाख रुपए का लहसुन ही बेचा केवल। तो इस तरह से हम लोग सेल के लिए भी बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस रखते हैं और एनालिसिस करते हैं। हर चीज, हर साल कितना हमारा बिक रहा है, कौन सी मात्रा में, कौन सी पैकेजिंग में कितना बिक रहा है और कितने रुपये का बिक रहा है, कौन सी दुकान में कितना बिक रहा है, पूरा हमारा एक एमआईएस सिस्टम है, उसमें हम हिसाब रखते हैं। और उसी के हिसाब किताब के आधार पर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हम प्लानिंग करते हैं कि क्या हमारे पास, क्या हमारा पिछले साल सेल हुआ, क्या हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, क्या हम इस बार बेच पाएंगे और आगे के लिए हमें कितना बनाना चाहिए। इस तरह से हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। तो उसी बिजनेस प्लान के आधार पे हम लोग टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप इस चीज को करते हैं। मीन्स पहले ये पूरा प्लान बनता है पिछले साल के आंकड़ों के आधार पे। उसके बाद फिर हम ये तय करते हैं कि कौन कौन सा स्वयं सहायता समूह के पास क्या क्या सामान है और कौन कौन सी महिला जो सदस्य है वो क्या क्या मात्रा में हमें सामान दे सकती है। फिर वो निर्धारित होता है कि कौन से दिन में, कौन से हफ्ते में ये सामान तैयार होगा, कैसे कैसी मात्रा में ये यहाँ पर उमंग में आएगा, प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट की भी एक क्षमता है। तो किस किस मात्रा में ये फल आएगा वो तय होता है। फिर उसी आधार पर वो प्रोसेस होता है, फिर उसकी कॉस्टिंग होती है, फिर वो अलग अलग स्टोरों में जाता है। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो भी सामान देती हैं, पहले तो उनका जो सामान देने का प्रोसीजर है, उनके स्वयं सहायता समूह से उनकी जो लीडर होती है उसका हिसाब किताब रखती है। एक उनका अपना प्रस्ताव रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में सारा चीजें अंकित होती हैं। फर्स्ट में तो जब सामान तैयार नहीं हुआ होता है, एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वो महिलाएं तय करती हैं कि क्या क्या उनके पास सामान है, किस मात्रा में होगा और उसका मूल्य क्या होगा। फिर उसके बाद जब वो सामान आने लगता है, स्वयं सहायता समूह की महिला उसको एक संगठित, सारी महिलाओं को संगठित करके कलेक्शन कराती है, क्वालिटी कंट्रोल करती है। तब वो सामान आने पर किस मात्रा में वो सामान आ रहा है करके वो अपने रजिस्टर में अंकित करती है। और उमंग का एक वाहन होता है, जो वाहन सभी महिलाओं की स्वयं सहायता समूह से सामान को लेकर आता है। फिर उसमें लोडिंग का उनका काम होता है, अनलोडिंग उमंग की जो अन्य समूह की महिलाएं उमंग में प्रोसेसिंग का कार्य करती है, वो अनलोडिंग करके फिर वो फल स्टोर कीपर उसको रिसीविंग लेता है और समय समय पर वो फल का जैम बनता है। तो इस तरह से फिर वो एक पूरा प्रोसेस है। और फिर जैसे आपका हर महिला ने जितना भी सामान दिया है, गांव के स्तर पर उसके पास उमंग की एक पासबुक होती है, महिला उमंग प्रोड्यूसर कंपनी की। उस पासबुक में समूह का लीडर और जो उमंग का अगर कार्यकर्ता गया है तो वो उसमें एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद एक महिला के पास प्रूफ रहता है। रजिस्टर में तो लिखा ही जा रहा है वो लीडर लिख रही है, लेकिन लीडर उनको एक रिसीव करके व्यक्तिगत पासबुक में भी रिसीविंग देती है, ताकि जब पेमेंट आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जब सारा फल आ जाता है, जैसे एक बार में आया, फिर 3-4 दिन बाद दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, इस तरह से अगर 3-4 बार अगर फल आता है तो वो फल, फिर जब पूरा फल आ जाता है उसके बाद एक उमंग में उसका पूरा हिसाब किताब होता है, उसका एक वाउचर बनता है। फिर वो वाउचर के साथ में स्वयं सहायता के समूह, स्वयं सहायता समूह का टोटल जितना पैसा होता है, जो समूह की लीडर ने उन्हें अपनी सेवा प्रदान की, उसके लिए जो मानदेय होता है, उसका पूरा एक चेक बन करके उनके स्वयं सहायता समूह के खाते में ट्रांसफर होता है। फिर वो समूह की 2 महिलाएं एक चेक साइन करके उस पैसे को विड्रॉल करती हैं और खुद से उस महिलाओं को उनके पासबुक में साइन करते हुए वितरण करती है उस पैसे को। इस तरह से रजिस्टर में भी उनके साइन होते हैं, ताकि भविष्य में कोई गुंजाइश ना रहे कि हमें पैसा नहीं मिला या हमारा पैसा कम मिला। बहुत पारदर्शिता से इस काम को करते हैं, जिससे कि उमंग संगठन एक बहुत विश्वास सभी महिलाओं के दिल में भरता है। पिछले आपका 24 सालों से संगठन काम कर रहा है,
तो इस तरह से महिलाएं इस संगठन में जुड़ करके अपने आप को सेफ समझती हैं, सिक्योर समझती हैं, संगठित समझती हैं, और महिलाओं को एक विश्वास होता है कि हम लोग इस संगठन से जुड़ के कोई भी समस्या का हल कर सकते हैं, और हम कोई भी बड़ी समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा संगठन चलता है। और उसके साथ साथ जो हमारा बुनाई का कार्यक्रम है, इस बुनाई के कार्यक्रम में भी हम लोगों ने 2-3 महिलाओं से शुरुआत की कि हम लोग बुनाई करें। और जब हमने बुनाई की शुरुआत की तो लोगों को बहुत ऐसे लगता था कि हम लोग बुन रहे हैं, हमें तो बुनना नहीं चाहिए, मतलब हम बुन रहे हैं तो हमें बहुत बहुत क्या कर रहे हैं, मतलब उन्हें ये लगता था कि हम गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पड़ोस में अच्छे लोग, पास में गांव में अच्छे लोग होते थे, वो लोग तो उनके पास तो पैसा होता था, जो नहीं, जिनके पास पैसा होता था, जिनकी जरूरत थी, उनको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था आज से 24 साल पहले। तो बहुत संघर्ष था उस समय। आज तो हम लोग समूह में संगठित हैं, एक महिला ऊन लाती है, ले जाती है, उसका पूरा क्वालिटी कंट्रोल करती है, एक चिट्ठी ले जाती है जिसमें पूरा मेजरमेंट लिखा होता है। लेकिन उस समय में बहुत संघर्ष था। तो एक दिन ऐसे ही मैं भी एक समूह के डोर टू डोर जा करके उनका सामान इकट्ठा कर रही थी। तो एक महिला मेरे से बोली कि सुनीता, तुमने कितने घर डोल लिए, कितने घर डोलने बाकी है। तो इस तरह का संघर्ष उस समय में रहता था। ऐसा लगता था कि मैं भी जब सोशल वर्क करती थी तो कि पहाड़ों में इस चीज को आज से 30 साल पहले, 28 साल पहले देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। एक महिला जाकर के गांव में लोगों को जागरूक करे शौचालय बनाने के लिए, आय वर्धन कार्यक्रम के लिए, और फिर सारे पुरुषों के साथ जाए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो वो संघर्ष बहुत बड़ा था मेरे लिए। तो उस संघर्ष के दौरान मैं तो रोने लगी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं डोल रही हूँ, मतलब मैंने कितने घर डोल लिए हैं, कितने घर बाकी हैं। मैं भी नहीं जानती थी इस उमंग इतने आगे पहुंच जाएगी, इसको लोग आज दुनिया में सब इज्जत देंगे, और हम महिलाएं इतना अपना संघर्ष करके अपने पैरों में खड़ी हो जाएंगे, और वो भी नहीं जानते थे। तो एक संघर्ष था, और उस संघर्ष से हम लोग और मजबूत होकर आगे बढ़े। तो इस तरह से एक प्रयास था। तो फिर हम लोगों ने छोटी सी शुरुआत की टोपी मोजा से। तो हमारा उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और करते करते हम लोगों ने फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट जोड़ते गए। मोजे बनाए, मफलर बनाए, स्वेटर बनाई, बेबी सूट बनाए। इस तरह से बनाते बनाते हम लोग लगभग 40 से 45 आइटम आज के दिन में हम लोग बनाते हैं। और उसमें हम लोग 3 तरह का यान इंक्लूड करते हैं। जैसे आपका बुनाई के लिए हमारा आपका कॉटन यान हम लोग यूज करते हैं, और आपका प्योर वूल हम लोग यूज करते हैं, और आपका प्योर ऊन है, कॉटन यान है, और नॉर्मल ऊन है। तीनों यानों को बना करके हम लोग अपना उत्पाद तैयार करते हैं, और उसका एक अपना अच्छा सा हम लोग उसको अपने जो शोरूम रानीखेत में हमारा एक है वहां पर रखते हैं। और विभिन्न बाजारों में, जैसे दिल्ली में दस्तकार में हमारा एग्जीबिशन लगता है, देहरादून में भी हमारा लगा था, और अभी अभी मैं इसी मार्केटिंग के सिलसिले में मंसूरी में हूँ। अलग अलग दुकानों में हमारा सामान जाता है, और अलग अलग उत्पाद, और फिर उसी तरह से हमारा पेमेंट होता है। और हम लोग एक बार दुकानदार से मिल करके कंसाइनमेंट बेस में या अपना बिलिंग पे सामान देते हैं, और फिर उसके बाद हमारा पेमेंट आते रहता है, और हम लोग डिलीवरी के द्वारा सप्लाई करते रहते हैं। और इसी तरह से हम लोग जो कच्चा माल है एकदम फार्मर से हम लोग लेते हैं। और हमारे वहां पर जैविक खेती होती है। हम लोग 2009 से जैविक खेती प्रमाणीकरण के प्रोसेस में जुड़े थे, पार्टिसिपेटरी गवर्नेटी सिस्टम के अंतर्गत। और तब से हम लोग उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। हर 3 साल में हम सारी महिलाएं अलग अलग समूह में मीटिंग करके, और उसकी पूरी जो प्रक्रिया है उसको अपना करके, फार्म डायरी भरने से उसके बाद उसका सर्टिफिकेट रिन्यूअल भी करते हैं, और मैनुअली हम लोग उसको एक तरह से फॉलो करते हैं, शपथ लेते हैं अपने जानवरों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने समुदाय के लिए, कि एक जो अच्छा भोजन है हम लोग उसको खाएं और समाज तक पहुंचाएं करके। इस तरह से खेती के बुनाई के साथ साथ खेती के प्रयास भी होते हैं, बुनाई का भी होता है। मीन्स एक महिला जो है 4-5 बड़ी कलों में जुड़ी हुई होती है। जैसे वो बुनाई भी करेगी, सप्लीमेंट्री इनकम वो रहती है, और उसके बाद खेती का भी जो सामान अपने लिए उगाती है, उसके अलावा जो सरप्लस फूड होता है वो हमें और उमंग संगठन उसको प्रोसेस करके इसको आगे ले जाता है बाजार में। और हर समूह की जो महिलाएं आय वर्धन कार्यक्रम में जुड़ी हुई है
उमंग प्रोड्यूसर कंपनी में उनका अपना शेयर है, हर महिला का एक शेयर है उसमें 250 रुपए का। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है एंड ऑफ द ईयर, पहला कोशिश रहता है कि उनको अच्छा दाम मिले। दाम भी वो खुद दाम भी वो लोग खुद तय करते हैं। और उसके बाद जो अच्छा दाम मिलने के बावजूद जो हमारा बिजनेस पूरा चलता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट साल के अंत में हम लोग निकाल करके जो हमारा पैसा बचता है उसको हम लोग फिर बोनस के रूप में, उसका भी एक हर सदस्य का एक कोड नंबर होता है। वो कोड नंबर के आधार पर एमआई सिस्टम में हर महिला का एक हिसाब किताब होता है। तो जितने लाख का भी हमारा बिजनेस हुआ, जितने मात्रा में उन्होंने अपना सहयोग दिया है, उसके आधार पर उनको बोनस भी मिलता है। जैसे आपका 5 वर्टिकल है, 5 वर्टिकल में किसी वर्टिकल में ज्यादा प्रॉफिट होता है, 10% भी मिलता है, किसी में 5 मिलता है, किसी में 3। जैसे खेती पाती का जो सामान है उसमें केवल 3% से हम लोग ऊपर मात्रा में बोनस नहीं दे पाते हैं। लेकिन अभी कोविड के बाद हमें थोड़ा संघर्ष हमारा बढ़ा हुआ है। हम लोग मतलब एक निर्धारित है, क्योंकि हमारा इसमें कोविड के पहले हम लोग 2019 में भी हमने बोनस बांटा था 4 लाख का। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारा बिजनेस थोड़ा साधारण तरह से चला हुआ है कि हम बोनस नहीं दे पा रहे 2 दिन। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और दुकानें ढूंढें, ज्यादा सेल करें और आप लोग हमें सहयोग करें। और पहले सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आपका उत्पाद है, आप हमारा उत्पाद यूज करें, ताकि वो आपको पता चले है उसका स्वाद कैसा है, वो यूज करने में कैसी है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, हम अपने प्रोडक्ट पे गुणवत्ता पे विश्वास करते हैं और धीरे धीरे करके अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा आप लोग उसे यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग टेस्ट कराते हैं और हमारा अपना वेबसाइट लिंक है। और ये सब तरह से हम लोग कोशिश करते हैं हम मार्केट रीच करें करके। और सभी महिलाएं इसमें तत्पर रहती हैं। हर महिला हर स्तर पे अपना सहयोग देती है, क्योंकि ये संगठन है और संगठित है, इसीलिए इसकी एक ताकत है, एक आवाज है और एक अच्छा इसका आउटपुट है। जैसे कि कोविड में हम लोगों ने पैसा जमा किया था, पहले का सेविंग आ रहा था, तो हमारे पास 3.5 करोड़ रुपया जमा था। तो उसमें से हमने जब कोविड आया तो सबसे पहले हम लोग जो इंटर लोनिंग थी हमारी उस समय 80 लाख की थी, जो लोन बैलेंस थे लोगों के। और वो लोन अपनी सेविंग से थे, कोई सरकारी बैंक से हमने लोन नहीं लिया था। हम लोन नहीं लेते हैं, हम अपनी सेविंग बिजनेस करते हैं, अपनी सेविंग करते हैं, सेविंग से इंटर लोनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही रहा कि अपने खर्च करें। जो पैसा जमा है, जैसे हर समूह में एक किसी समूह में 20-20 हजार रुपए एक महिला का जमा है, तो अगर उस महिला का 10,000 रुपए लोन है तो हमने उस सेविंग को रिटर्न करा के लोन को मर्ज कराया उसमें। और इस तरह से हम लोगों ने आपका 68 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट कराया उस समय, और जो कि 850 महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ईयर हमने 40-45 लाख रुपया, इस तरह से लोगों ने जो कोविड के वक्त में ये डिसीजन लिया कि इससे समस्या वाला वक्त हमारे पास कब आएगा, क्योंकि महिलाओं का ये कहना था कि समस्या के समय में हम लोग अपनी सेविंग को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से कोविड में हम लोगों ने बहुत ही मतलब अच्छा इसका यूटिलाइज किया और लोगों ने अपनी जो सेविंग थी खुद से ली और लेकर के अपना उसको यूज किया। यूज करने से उन्हें बहुत उसका अच्छा कि जैसे कोविड में बहुत सारी समस्याएं ये भी हुई कि बच्चे बाहर थे, स्वयं सहायता समूह लोग के बच्चे बाहर थे, तो वो पहाड़ में लौट के आ रहे थे, उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं था, समस्या में थे लोग, टेंशन में थे। और उस तरह से फिर उन लोगों ने स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर के अपने छोटे मोटे उद्यम भी स्थापित किए। किसी ने गाड़ी ली, किसी ने अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया और हर तरह की उन्होंने अपनी छोटा मोटा काम शुरू किया। महिलाओं ने इसमें सहयोग करा कि अपने बच्चों को अपने स्वयं सहायता समूह से पैसे निकाल करके, चाहे वो पैसे सेविंग को वापस लेकर के किया या फिर लोन लेकर के किया। इस तरह से व्यवसाय बच्चों के काफी मात्रा में स्थापित हुए। और जो कि फिर हमने बाद में जब करते हैं हम लोग साल के अंत में, तो फिर हमारा लोनिंग का पूरा हमें एक ऑडिट सिस्टम होता है। फाइनेंशियल तो हम लोग रिकॉर्ड रखते ही हैं, उसके अलावा जो सोशली उससे इम्पैक्ट पड़ा वो इम्पैक्ट स्टडी भी हम लोग करते हैं कि जैसे एक साल में हमारा 344 महिलाओं ने लोन लिया, तो वो लोन किस मात्रा में
इस समस्या के लिए किया। तो उस तरह से हमारा एक बहुत अच्छी एनुअल रिपोर्ट हमारी रहती है। हम लोग उसको सोशल साइट पे भी उसको अपलोड करते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का हमारा अपलोडेड होगा, अभी का हमारा होना है अभी। तो इस तरह से हम लोग पूरा तरह से एक एनुअल रिपोर्ट बनता है हमारा। उस एनुअल रिपोर्ट में हम लोग पूरी अपने जो कार्यक्रम होते हैं उनकी जानकारियां डालते हैं। फिर हम लोग हमने क्या क्या एक साल में अचीव किया वो हम डालते हैं, और कितना करोड़ का हमारा टर्नओवर रहा, कौन से वर्टिकल का कितना पार्ट रहा, ये सारा पूरा स्पष्ट रखते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग कौन से स्वयं सहायता समूह, खेती के अगर स्वयं सहायता समूह है तो कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेके गया, प्राइज वितरण भी होता है, सर्टिफिकेट मिलता है हर साल। तो वो कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका प्राइज गया, और महिलाओं को यहाँ पर प्राइज के साथ साथ में सम्मान दिया जाता है। एक अपना छोटा सा पारितोषिक गिफ्ट दिया जाता है कि आप लोगों ने इतना संघर्ष करा, इतना मेहनत करी तो आप आगे बढ़े। तो इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज हमारा होता है 5 वर्टिकल में। बुनाई वर्टिकल का फर्स्ट, बल्कि 6 वर्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि बुनाई के लिए हम लोग जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो हम 2 पार्ट कर लेते हैं। जो अर्बन एरिया की महिलाएं हैं वो अर्बन एरिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी, जो ग्रामीण की है वो ग्रामीण में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी। तो इस तरह से हम लोग आपका 6 वर्टिकल में आपका जो आपका 6 वर्टिकल हो जाते हैं, तो उसमें हम आपका इस तरह से पूरे पुरस्कार वितरण भी करते हैं, और जिससे कि महिलाओं का मनोबल बढ़ते रहता है। एक बहुत अच्छी सोच रहती है कि सितंबर में हमारा आपका मतलब अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में हमारा वार्षिक आम सभा होगा, हम लोग जाएंगे। तो हम लोग इसको भी हम पूरा, हम लोग सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हम नॉन ग्रांटेड सेल्फ सस्टेन है। हम कोई ग्रांट नहीं लेते हैं। हमारा जो 2 करोड़ का टर्नओवर है इसी से हमारा पूरा बिजनेस चलता है। 10 लाख के लगभग हम लोग साल में जीएसटी भरते हैं, और अपना जो 15 जनों की हमारी टीम है, परमानेंट टीम जो इस कार्य को करती है, जिसमें वर्टिकल हेड हैं और आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, और उसमें एक सारे लोगों का उसका जाता है। फिर उसके बाद बुनाई के अलग अलग सेंटर हैं, जैसे 45 जगहों पे हम लोग 500 महिलाएं बुनाई करती हैं। तो उनके जो लीडर होते हैं उनको अपना सारा उनका जो भी खर्चा आता है, कोई परसेंटेज बेस पे है, कोई आपका डेली बेसिस में है, कोई मंथली बेसिस में है, हर तरह का सारा पूरा खर्चा जो है, मेरा कहने का मतलब है कि संगठन के इसी से चलते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत ध्यान से काम को किया जाता है, और लोगों को बहुत अच्छे हमारे उत्पाद लगते हैं। तो वो लोग हमसे हर चीज खरीदते जाते हैं, और हर साल हम लोग लगभग 8 से 10 नए आइटम जोड़ते हैं, जिससे कि हमारा संगठन ज्यादा चीजों तक पहुंच सके और लोगों को ज्यादा चॉइस मिले, ज्यादा चीजें मिले करके। तो इस तरह से हमने एक पलम चट्टी से शुरू किया, एक टोपी मोजा से शुरू किया। तो अभी हमारे मार्केट में 150 उत्पाद हमारे जुड़े हुए हैं आते हैं। और लोग एक बॉटल भी जैम का हमसे ऑर्डर करते हैं तो हम उसको उनके घर तक ऑनलाइन पहुंचाते हैं, और लोग बहुत इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी शुद्ध और अच्छी चीज है करके बताते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारी बहनें संगठित होकर कार्य करती हैं, और हमारी एक आवाज होती है। और एजीएम में एक साल हम लोग कम मात्रा में महिलाओं को बुलाते हैं, एक साल ज्यादा, लगभग एजीएम में जैसे 2500 महिलाओं में से हम लोग रोटेट हो गए। जैसे 500 महिलाएं इस साल आएंगी एजीएम में, आम सभा जो हमारी होती है, तो अगले साल को नई 500 महिलाएं आएंगी, फिर उसके अगले साल को फिर नई आएंगी, फर्स्ट ईयर में जो आई हैं, फिर ऐसे इस तरह से हमारा रिपीट होते जाती है महिलाएं, जिससे कि सभी महिलाओं को लगता है कि हमें भी मौका मिल रहा है। तो अगर हम 500 महिलाएं को बुलाते हैं तो 600 महिलाएं भाग लेती हैं, और अन्य जगहों पे देखा जाता है कि अगर 500 बुलाई होंगी तो 300 आएंगे। तो उमंग का जब एजीएम होता है, 500 महिलाओं को बुलाएंगे, 600 महिलाएं आती हैं। तो इसमें बहुत बुजुर्ग महिलाएं भी जुड़ी हैं, जिनका उम्र 75, यहाँ तक कि 84 ईयर की महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई है स्वयं सहायता समूह में, जो कि सेविंग का काम कर रही हैं, जो कि आयवर्धन कार्यक्रम को नहीं चलाती हैं, लेकिन वो अपना गांव में एक सेविंग करती हैं और समूह से जुड़ी हुई हैं। आयवर्धन कार्यक्रम जो है 1000 चलाती हैं, जो कि प्रोड्यूसर कंपनी की मेंबर है, अंशधारक है। तो इस तरह से महिलाओं से बहुत बार मैं कहती हूँ, अम्मा अब आप इतने बुढ़े हो गए हो, आपके पास कोई कमी भी नहीं है, तो आप समूह में क्यों जुड़े हो? अब समूह से आप रिटायर हो जाओ। तो अम्मा कहती है कि हमें जब तक जीवन से जुड़ना है, इसलिए जुड़ना है क्योंकि हमारे बच्चे तो पलायन होकर बाहर चले गए हैं,
और हम लोग यहाँ पर हैं, तो हमारा देखभाल करने वाला कौन है? स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं या हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, गाँव में तो कोई नौकर-चाकर होते नहीं हैं, तो इसलिए अगर हम स्वयं सहायता समूह में हैं, तो सारी महिलाएँ के ध्यान में रहेंगे, ज़हन में रहेंगे कि हमें किस चीज़ की समस्या है और हमारी क्या ज़रूरत है, तो इसलिए हम समूह में गिनती हमारी रहेगी और समूह में हमारा ध्यान रहेगा। तो इसलिए जब तक हमारा जीवन है, हमारे बच्चे हैं, तो हम समूह में जुड़े रहेंगे। तो इस तरह अपने को वो सेफ समझती हैं और जो यंग महिलाएँ समूह में, वो महिलाएँ उनका बहुत ध्यान भी रखती हैं। जैसे कभी वो बीमार हो जाती हैं, तो उनका ध्यान रखना, उनको कुछ खाने के सामान बना के देना होता है, उसका ध्यान रखना, उनको एक जैसे एक हमारा परंपरा होती है अपना कभी हमारा कोई संगीत का कार्यक्रम होता है, कोई अन्य कार्यक्रम होते हैं गाँव में, तो उसमें उनको उनको भी शामिल करना। तो वो इस तरह से अपनी लाइफ़ को एक एन्जॉय बना सकती हैं, उमंग के साथ जुड़ कर के। तो उमंग एक अच्छी तरह से उमंग एक प्रयास है, उमंग एक जीने का अंदाज़ है, उमंग एक सेफ्टी है, उमंग संगठित होके आगे बढ़ने के लिए एक राह है और उमंग एक चाह है, इस तरह से महिलाएँ कहती हैं। तो हम सबकी जो उमंग है और एक अच्छा प्रयास है उमंग का, वो हम लोग करते रहते हैं और जो उमंग है उमंग इसी मूल्यों पे जुड़ा हुआ है कि हम लोग सब लोग को समानता का अवसर मिले, सब लोग एक समान कार्य करें और जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी इनकम प्रदान हो। मीन्स हर जगह पे एक संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है, सैटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। सैटिस्फैक्शन इज़ बिग कंटेंटमेंट बोलते हैं, तो एक सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो वो उमंग में जुड़ के महिलाओं को मिलता है और जो अपना एक प्रयास है और उमंग मतलब उमंग का पहले से भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था कि हम बहुत पैसे कमा करके बहुत मतलब विशाल बने, पर ये था कि हम अपने संसाधनों के साथ में जल, जमीन, जंगल के साथ में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकें और कैसे अपनी संसाधनों को बचा सकें, ये हमारा उमंग का प्रयास था। तो उस प्रयास की कड़ी में आज उमंग बहुत खरा उतरा है और ये जो हो पाया है पैन हिमालयन ग्रासरूट डेवलपमेंट फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं श्रीमती अनीता पॉल और कल्याण पॉल के प्रयास से हो पाया है और ये समझो कि उनकी जिंदगी भर की एक कमाई है ये उमंग जो यहाँ तक पहुंचाया है लोकल की महिलाओं के साथ संघर्ष करके उनके अंदर एजुकेशन डाल करके उनका स्किल बढ़ा करके उनकी क्षमता वृद्धि करके इस तरह से एक संगठन को स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब लोग हमारे संगठन को देखने आते हैं, अलग-अलग राज्यों से आते हैं, आपका मध्य प्रदेश से और आपका अलग देशों से भी आए हैं हमारे वहाँ पर उमंग संगठन को देखने के लिए। भूटान से आए हैं, कजाकिस्तान, पेरू, पनामा, नेपाल, हर जगह से हमारे संगठन को लोग देखने के लिए आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये संगठन इतना अच्छा कैसे बन गया? उनको लगता है कि एक ये अद्भुत अचीवमेंट है और लोग चाहते हैं कि हम इसको कम से कम बनाएं इस तरह का संगठन। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये तो अनीता मैम और कल्याण सर की जिंदगी भर की मेहनत है और अगर आप लोगों को बनाना है इस चीज को तो एक जगह पर बिल्कुल आपको एकदम खड़े रहना पड़ेगा, साथ में खड़ा रहना पड़ेगा और गिविंग नेचर के साथ में रहेगा और एक अच्छा दिल रह के खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि जब इतना हमेशा अनिता मैम कल्याण सर हम लोग में बिलीव करा कि आप लोग कर सकते हो, आप लोग सही निर्णय लोगे, निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ाई अपने संगठन आगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। हमने गलतियां भी की तो उन्होंने बोला कि गलतियां होंगी, गलतियों से आप लोग सीखोगे लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे निरंतर बढ़ते रहना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस करते रहे आगे बढ़ते रहे जो जो चीजों की हमें जरूरत पड़ी मीन्स जब भी हमको कोई चीज की क्षमता वृद्धि की जरूरत पड़ी और उसमें हमें नई जरूरत पड़ी, नई सामान की जरूरत, इस तरह से हमें प्रोवाइड करते रहा, दिशा निर्देशन देते रहा जिसकी वजह से आज लोगों को यकीन भी नहीं होता है कि हम कुमाऊं के लोग अपने पैरों पर इस तरह से खड़े हैं और इस तरह से संगठन को चलाते हैं और सारा दुनिया आकर के हमारे संगठन को देखती है और देख करके यहाँ से कुछ सीख के जाती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब संगठन में बाहर से लोग सीखने आते हैं तो उस दिन उन्हें हम उनको बहुत साधारण तरीके से सिखाते हैं। हम बोलते हैं देखिए हम लोग भी साधारण एक गांव की महिलाएं हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप अपने अंदर
एक विश्वास लाइए, हम कर सकते हैं। तो हम इस तरह से विश्वास उनके अंदर जगाते हैं, तो वो जाकर के अपने वहाँ पर करती हैं, अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन करती हैं, उस संगठन को अच्छे से चलाती हैं। तो फिर दोबारा 2-3 साल बाद फिर हमारे संगठन में दोबारा भी आती हैं, ये सब हुआ है। और तो इस संगठन को चलाने के लिए जो भी आर्थिक स्थिति की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से कोई अगर विज़िट करता है, तो हम लोग उनसे कुछ मानदेय लेते हैं, मतलब उसका चार्ज लेते हैं। क्योंकि हम लोग तो कोई ग्रांट नहीं लेते हैं, हम लोग तो अपना जो व्यवसाय है, उसी से हमारा सब कुछ चलता है। तो इस तरह से वो लोग भी हमें सहयोग करते हैं कि हमारे संगठन में विज़िट करके हम उन्हें जानकारी देंगे, सारा एक्सपोज़र कराएँगे, स्वयं सहायता समूह से मिलाएँगे, अपना उमंग दिखाएँगे। तो इस तरह से फिर वो लोग जो भी हमारा फीस रहता है, तो उसको दे करके, क्योंकि आजीविका परियोजना में हम लोगों ने काफ़ी स्वयं सहायता समूह को ट्रेनिंग दी है, उनकी विज़िट हुए हैं, एनआरएलएम का जो अपना है। और अन्य जैसे आपका जो ग्राम्या परियोजना चली थी, उस परियोजना के तहत काफ़ी लोगों ने हमारे संगठन का विज़िट किया। अन्य जो भी परियोजनाएँ चलती हैं, उनके द्वारा किया। और उत्तराखंड सरकार से हमारी ऑर्गनाइज़ेशन को ट्रेनिंग देने के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिला 3 साल पहले। उत्तराखंड के 5 जिलों के 40 ब्लॉक हमें ट्रेनिंग देने के लिए मिले, आजीविका के संदर्भ में, कैसे हम संगठित रहें, कैसे अपने आजीविका को स्थापित करें, कैसे हम उसको बाज़ार तक पहुँचाएँ, ये सब चीज़ों के लिए मिला। और उसमें हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो लोग हमें काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मीन्स हमारे काम को, हमारे संगठन को और हमारे प्रयास को, हमारे उमंग के जज़्बा को, क्योंकि उमंग एक सुनीता कश्यप को लेकर नहीं है, 2500 महिलाओं को लेकर के उमंग है। तो इस तरह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उमंग आगे बढ़ता रहे, और अन्य जगहों पर भी उमंग, जहाँ पर महिलाओं को ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर के महिलाओं को समस्याओं को जाने, और वहाँ पर जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं, चाहे खेती से संबंध है, चाहे हस्तकला से संबंधित है, कोई भी हमारे यहाँ का पहाड़ का शिल्प है, चाहे वो एपण है, आपका बैम्बू है, अन्य जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, उस चीज़ में हम जो भी हमारे कहने सहयोग हो पाता है, उस सहयोग को हम लोग बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो जी इस दीदी, तरह से हम बहुत ही जी। बहुत ही सुंदर जो ग्रास रूट का पौधा हमारे कल्याण जी और अनीता जी ने बोया था, वो बहुत विशाल होकर के उसकी जो उमंग है, उसका जो उत्साह है और उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो इक्विटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी की बात आपने कही है, और सेफ और सिक्योर और सेटिस्फिकेशन और सेल्फ रिलायंस की बात आपने करी है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। और मैं आपकी इस वार्ता में सम्मिलित करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय पवन कुमार सर, आप पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, कि इस वार्ता में आपके जो पुराने अनुभव हैं और आज की वार्ता की जो कनेक्टिविटी है, उसको आगे बढ़ाएगा। मेरा कुछ नेटवर्क अच्छा नहीं रहा, इस कारण मैं बीच में थोड़ा बाहर हो गया था। मैं आदरणीय पवन कुमार सर, अगर आपको आवाज़ पहुँच रही हो, क्योंकि मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है। जी, आदरणीय सर, स्वागत है सर। जी, धन्यवाद। और दिनेश, आज की हमारी मुख्य वक्ता सुनीता जी का अभिनंदन कि उन्होंने जो अपनी उमंग की कहानी सुनाई है, उससे मेरी भी कुछ यादें ताजा हो गई हैं। क्योंकि जब कल्याण और अनीता ने जब काम करना शुरू किया उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में, तो पूरा क्षेत्र में कुछ भी कोई संस्था नहीं थी। तो उन्होंने जब पहली बार उमंग ग्रास रूट बनने से भी पहले 4 साल तक के उन्होंने चिराग में काम किया, और सारी उनके जो अनुभव थे पर्वतीय क्षेत्रों के, उनका उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर ट्रायल किए। उस ट्रायल में मैं भी कुछ समय के लिए सम्मिलित रहा उनके साथ, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तब मैं पढ़ाई भी कर रहा था और उसके बाद मैंने काम भी करना शुरू किया। तो इस अनुभव के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता, नाता बना। कल्याण, अनीता और उनके साथ ऊना भी थी, और बाकी डॉक्टर सुशील भी थे। तो इस तरह से एक बड़ी अच्छी टीम के रूप में उन्होंने ऐसे टाइम पर शुरुआत की जब उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं में, प्रोफेशनल संस्थाओं के नाम पर लगभग नगण्य स्थिति थी। और उत्तराखंड में भी जो संस्थाएं थी, उससे पहले सर्वोदयी संस्थाएं थी, जो कि गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित थी। लेकिन उन्होंने अपना इस समय पर ग्रास रूट बनने से पहले जो उत्तराखंड में और कुमाऊं के क्षेत्र में, नैनीताल जिले में काम किया,
और उससे जो अनुभव लिए, चाहे वो बायोगैस के अनुभव थे, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन वेल के थे, तो इसको भी मैंने जाकर के देखा। इन्फिल्ट्रेशन वेल वाला जो पानी का जो तरीका था, वो डॉक्टर टिम रीज करके एक बागेश्वर में इंग्लैंड से एक वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने ये तकनीक को पहली बार यहाँ पर ट्रायल किया था और सक्सेसफुली ट्रायल हुआ। उसके बाद इसका विस्तारण हुआ और विशेषकर स्वजल परियोजना के आने के बाद उसका काफी विस्तारण सभी जगह पर देखने को मिला। चाहे वो और चिराग से निकली हुई बहुत सारी लोग जो है उस समय अलग अलग उन्होंने संस्थाएं बनाई। तो कल्याण सबसे पहले उन्होंने, कल्याण अनीता ने रानीखेत को चुना 92 में, और उसके बाद फिर उनका कार्य आगे चलते रहा। उस कार्य के बारे में हमने सुन लिया, लेकिन उनके साथ जो मेरा अनुभव रहा, साथ मिलकर के मैं कल्याण के साथ मैं नेपाल भी गया था और हमने वहाँ पर सामुदायिक वानिकी को समझने का प्रयास किया था। और महिलाओं के जो संगठन है उसके माध्यम से, यहाँ पर यूजर ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर भी हमने काम किया। मेरा पहला काम सामुदायिक वानिकी पर ही मैंने किया, और जो काम को ऊना ने पहले अपनी शुरुआत में समय पर स्थापित किया था, उसी का मैंने आगे विस्तारण किया और उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस समय मैं चिराग के साथ भी, जो कई साल मैंने उसके साथ रहे, और उसके बाद फिर मैं अलग से दूसरे क्षेत्र में मैं चले गया था। लेकिन एक बहुत ही अच्छा अनुभव, और किस तरह से ग्रामीण जो व्यवस्था थी उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, और गांव के लोगों का विकास के प्रति क्या सोच थी, और कैसे उस समय जो उस समय की जो समस्याएं थी, और उसमें काफी हद तक के उसको पार कर लिया गया है, लेकिन नई समस्याओं का आना हो रहा है। और नई समस्याएं आपके जंगली जानवरों के रूप में परेशान कर रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों को। साथ ही जो ऊपर बाहर से कई सारे लोग उनके रिजॉर्ट भी बन रहे हैं, मौकी कर रहे हैं, उससे स्थानीय स्तर पर भी उसका एक प्रभाव पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा उसका भी एक दूसरे तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिस भी जगह पर पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ से जो सुंदर हिमालय दिखते हैं, या जहाँ पर भी जो भी स्थिति है, वहाँ पर सब जगह जो है अतिक्रमण ज्यादा हो गया। अतिक्रमण का सेंस मतलब यह है कि बाहर से लोगों ने अपना घर बनाने के सोचा, और उसके वजह से वहाँ की जो बाकी इकोलॉजी है उस पर एक नुकसान हो रहा है। पानी की समस्या हो रही है, बाकी और भी तरह की समस्याएं उसकी वजह से आ रही हैं। तो हर चीज का एक विकास भी है, हर चीज का एक उसका दूसरा दुष्परिणाम भी है। तो आज की हमारी वार्ता बहुत सुंदर, मैं इस अनुभव के साथ कि हमारा जो शुरुआती मेरा समय रहा, मैंने कल्याण और अनीता के साथ ही शुरुआत का कुछ महीने उनके साथ रहे, और उस तरह से फिर ये एक बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि ये दोनों लोग का अमूल का एनडीडीबी का एक्सपीरियंस था, और वहां से वो छोड़ करके उन्होंने एक नया कुछ काम करने का प्रयास किया, और उसकी वजह से आज उन्होंने न केवल ग्रास रूट को स्थापित किया, बल्कि उमंग जैसी संस्थानों को भी स्थापित करके वो आगे उसका अपना योगदान दे पाए हैं। तो उनका भी बहुत अभिनंदन करते हुए मैं आज हमारा समय भी अब काफी आगे बढ़ रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार पुनः सुनीता जी की जो बात उन्होंने कही है, मुख्य बात वो ये थी कि हम क्या इस उमंग के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले जो प्रोड्यूस है, चाहे वो आपके ऊन से बने हुए कपड़े हैं, या और भी जो चीजें हैं, या जो पर्वतीय उत्पाद हैं, उसको क्या खरीदना चाहेंगे, तो खरीदने के लिए सुनीता जी से अनुरोध है कि उसका जो लिंक है आपकी वेबसाइट का, या जो व्यवस्था है, उसके बारे में भी एक बार आप बता दें, तो जो भी साथी उसको लेना चाहेंगे वो जरूर आपसे सीधे संपर्क कर लेंगे। और इस तरह से जो अच्छे उत्पाद हैं, जिसकी कि जैविक तरीके से उसकी प्रमाणिकता पूरी हो रही है, या जिसके ऊपर हमें विश्वास है, इसका हमें आदान प्रदान करने का एक तरीके के बारे में सोचना चाहिए, कि कैसे हम अच्छे उत्पादों को एक दूसरे से लें, और उसके एक दूसरे के व्यापार में उसके प्रति हम सहयोग कर सकें। मेरा सदन के सभी साथियों से अनुरोध है कि इस बारे में भी वो विचार करें, और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सुनीता जी अपनी अगर टिप्पणी देना चाहें इस विषय पर तो उतनी दे दें। बिंदेश्वर तिवारी जी अपना माइक को ऑफ कर दीजिएगा, या नहीं तो एडमिन इनको म्यूट कर दे। धन्यवाद।
जी, जी, धन्यवाद सर। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आपका माइक ऑन है, इसको बंद कर दीजिएगा। आदरणीय सुनीता कश्यप जी, आप अपनी बात रखना चाहें? जी। जी, मैं आपसे दिनेश जी सबसे पहले तो पवन कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शायद आपको बिंदेश्वर देखा ही तिवारी होगा जी बंद कर लीजिए, और आप आपका बंद नहीं हो रहा है। अनीता मैम और सर के साथ में इतना आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी मैं बताना रह गया था आपने बताया, इस चीज को पूरा कर दिया। और तो आपने तो गागर में सागर भर दिया कि सारी चीजें कितनी जल्दी रैप अप करके बहुत अच्छी चीजें सारी बता दी सर मैम के बारे में, क्योंकि मेरा ध्यान एकदम उमंग पे ही फोकस था। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों का एक आभार उमंग की ओर से, उमंग संगठन की ओर से एक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने एक मामूली सी महिला को और मेरे को यहाँ पर उमंग के बारे में बताने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, जहां से भी ये मुहिम आई कि मैं अपने उमंग संगठन के बारे में बताऊं करके। और ये बताना हमारे संगठन के लिए तो उपयोगी है ही है, और अन्य लोग भी जो इस चीज को सुन रहे हैं वो आगे भी इस बात को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2500 महिलाओं में पूरी दुनिया नहीं सिमटी हुई है और प्रयास हमेशा चलते रहने चाहिए। यही मेरा एक संदेश है समुदाय तक के, कि हम लोग कैसे छोटे छोटे प्रयासों से क्या क्या कर सकते हैं। मेरी एक पहल है। मैं आप लोगों को एक अपना वेबसाइट लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें आप लोग आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को। क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, हमारे बारे में अतिरिक्त जानने के लिए समय समय पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं करके, इस तरह से। तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने ये मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीजें साझा की जा रही हैं। और अन्य भी आगे अगर जैसे छोटे छोटे क्लिप में कहीं पर कुछ हो तो आगे के लिए भी मैं चाहूंगी कि इस तरह का संगठन से मैं जुड़े रहूं आगे के लिए, क्योंकि ये तो बहुत निश्चित ही दीदी, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व हमने आपको देहरादून में आपसे मुलाकात हुई थी। वहाँ पे एक हिमालयन एग्रो इकोलॉजी पे वार्तालाप थी और मुझे भी एहसास हुआ कि जो ग्रास रूट्स पर काम करने वाले और इतना अच्छा कार्यकर्ता, इन लोगों को हम अगर सुनेंगे तो वास्तव में हमारी कार्य आगे बढ़ेंगे। जो बात आपने कही है, हम सुन करके और देख करके ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। ये योगाहार का मंच भी इसीलिए सृजित किया गया है आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय मुनीलाल सर के द्वारा, और ये आज लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आप जब वार्तालाप करते हुए सुना तो मैंने सोचा कि आपका नंबर लिया जाए और आदरणीय पवन सर से मैंने वार्तालाप की तो पता चला कि वो आपको और आपके संगठन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप इस योगाहार मंच की सदस्य के रूप में आप जुड़ते रहेगा और हमें भी सुनते रहेगा और हम भी आपको सुनते रहेंगे। इसी क्रम में आदरणीय रमेश मेहरा जी का हैंड रेज है, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं संभवतः। जी आदरणीय मेहरा सर। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही आदरणीय मुकेश जी के द्वारा, और हमारी मुख्य वक्ता महोदया ने आज जो जानकारी दी है ये भी बहुत ही मतलब हम इस जानकारी पर गर्व कर सकते हैं। और चूंकि हम तो मैदान में रहने वाले लोग हैं और इस समय जैसे मैं मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में रहता हूं, तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बने हैं, स्व सहायता समूह बने हैं, परंतु वो स्व सहायता समूह केवल पैसे जमा कर रहे हैं और अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। इस तरह के कोई संगठन बड़ा नहीं बन पाया है। और जब हम आजीविका मिशन के लोगों से भी मिलते हैं, समूह से भी मिलते हैं, तो ये बड़ा संगठन नहीं बनने में पता नहीं क्या परेशानी आ रही यहाँ पर अभी जब हम पतंजलि के द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्र हमारा एक बिलाक है केसला विकास में, जब हम सर्वे करने गए तो वहाँ की बहनों में निश्चित हमें उत्साह लगा कि वहाँ पर कुछ काम हो सकता है, और मेरी चर्चा भी उनसे हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसी बहनों से आपकी चर्चा कराएं तो आप उपलब्ध हो पाएंगे। जियो जी सर, बिल्कुल जरूर। आपकी सवाल मेरे लिए था ना सर? सही है। हाँ, तो बिल्कुल उसमें आपको मुझे 2-3 दिन पहले सूचना देनी होगी, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहती हूँ कभी किधर अपने काम के शेड्यूल में।
जरूर दे सकते हैं। हम तो चाहते हैं सर इस माध्यम से, चाहे कोई मध्य प्रदेश से हो, कोई आंध्रा से हो, कोई उड़ीसा से हो, कोई मेघालय से हो, हम चाहते हैं कि अगर हमें कुछ आता है या हमारे अंदर कुछ दूसरों को सीख देने की बात है, तो हम जब उसको लोगों तक पहुंचाएंगे तभी वो चीज सफल होती है। तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे, कोई इसमें परेशानी का विषय नहीं है। कभी भी आप इस चीज को करें तो आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर हमारे उनके लायक जो, लेकिन मैं जब कोई चीज किसी को बताना चाहूँ तो पहले एक बार उनका जो विषय है उसको जानना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत विस्तृत विषय है, हर किसी चीज को हर चीज की जरूरत नहीं है। जहां पर वो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उस तरह का एक टॉपिक को लेकर मैं विचार उनको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, क्योंकि हम भी साधारण महिलाएं हैं, अगर हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से उनके अंदर एक जो उत्साह है उसको जगाने का कार्य कर सकते हैं। जो भी हमें जानकारियां होंगी हम जरूर करना चाहेंगे और ये मेरा सौभाग्य होगा। जी जी, निश्चित ही ये जो उमंग है ये हर जगह, हर स्थान पर और कोने-कोने में फैलनी चाहिए। और इसी क्रम में आदरणीय ओंकार नाथ जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप बात रखिएगा। और तत्पश्चात, क्योंकि समय भी हो रहा है, आदरणीय ओंकार नाथ जी के बाद आज की सभा संपन्न होगी। जी। संभवतः आदरणीय ओंकार नाथ जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से, आप टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं और जी। बहुत-बहुत शादबाद और सबसे पहले तो धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपको, और उससे ज़्यादा धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी को कि आदरणीय बहन सुनीता जी को इस युगहर कार्यक्रम में हम सबको सुनने को जो मौका मिला, जो सुना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको सुनता रहूं। इन्होंने जो बात कही है, संगठन कैसे सफल होता है, उसका संचालन कैसे होता है, उसकी नींव कैसे रखी जाती है। जब भी हम कोई संगठन बनाते हैं, महिलाएं पहले पूछती है मुझे किसमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, और सिर्फ जो है शासकीय राशि या अनुदान के ऊपर जो है संगठन तैयार करते हैं। और वो बनाने वाले भी यही कहते हैं आपको 1000 रुपये मिलेंगे, आपको 2000 मिलेंगे। वहीं से जो है विचारधारा से संगठन जो है सफल नहीं हो पाते। आज हमने बहन सुनीता जी को सुना कि हमने कोई सरकारी अनुदान के लालच में नहीं, और सभी बहनें अपना स्वरोजगार चलाती हैं, अपना वाहन है, अपना काम है, अपना कर्म है। ऐसी बहनों को मैं मध्य प्रदेश की धरती से पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से, युवाहर परिवार की ओर से सादर कोट प्रणाम और नमन और वंदन करता हूँ। और जैसा कि रमेश चंद मेहरा जी ने कहा है, हम लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, वहाँ पे बहनों का चयन करेंगे। अगर कोई अच्छी बहनें जो मिलती हैं जो वाकई में समाज सेवा करना चाहती हैं, तो उन बहनों को जोड़ करके एक ग्रुप बना करके मैं आदरणीय बहन सुनीता जी का मार्गदर्शन चाहूँगा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मुकेश मालवीय जी ने बहुत ही अच्छी तरह से योग कराया, और आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में उमंग ग्रुप से जो हमारी बहन सुनीता जी उपस्थित हुई, उनका बहुत बहुत शादवाद, बहुत बहुत आभार। और इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। सबको सादर प्रणाम, वंदन, नमन, ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारा ये निवेदन समूचे मंच की तरफ से है आदरणीय सुनीता कश्यप दीदी को कि आप जब भी समय हो, आप इसी नियत समय पर आप जुड़ते रहिएगा कार्यक्रम से, और हम भी आपसे आपकी उमंग के साथ और आपके उत्साह के साथ, आपकी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। और सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम, धन्यवाद, ओम। बहुत सुंदर आदरणीय सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आज का आपका सत्र रहा, और आपसे हम बात करना चाहते हैं। आज इस मंच पर आदरणीय सुनीता कश्यप दीदी और आदरणीय रंजना दीदी, दोनों रंजना नाम से दिखें, तो दोनों रंजना दीदी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम सुनीता बहन नमस्कार, बहुत सुंदर आपका मार्गदर्शन। नमस्कार ओम। बहन जी, आज का ये कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल मिलते हैं 5:30 बजे नई उमंग के साथ, नए युग शिक्षक के साथ, नए